नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात करेंगे ज्वेलरी की, सोने और चांदी की नहीं बल्कि ज्वेलरी की, क्योंकि डिमांड अगर हम 2024 में देखें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें वैल्यू में इजाफा हुआ है, वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन ऑल टाइम हाई वॉलेटाइल प्राइसेस के बावजूद ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री इन प्राइसेस को और इन ट्रेंड्स को कैसे देखती है, इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ रोकरे ज्वेलर्स के MD राजेश रोकरे हैं, सिल्वर एम्पोरियम के MD राहुल मेहता, बावा ज्वेलर्स के CEO गौरव बावा एंड पोपले ग्रुप ऑफ के डायरेक्टर राजीव पोपले। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे पहले शुरुआत यहाँ पर करना चाहेंगे राजेश जी, और ऑल टाइम हाई प्राइसेस हैं, वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है, रुपए में डेप्रिसिएशन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने बहुत बड़ी अनसर्टनिटी आते हुए देखी है, और जिस तरह से हायर प्राइसेस हैं, अगर हम मेकिंग चार्जेस और GST वगैरह उसमें जोड़ें तो ऑलमोस्ट 95,000 96,000 रुपीस के आसपास 10 ग्राम की सोने की ज्वेलरी आप खरीद सकते हैं। इस तरह के सिनेरियो में कैसा बाजार है? देखिए, मैं हर बार कहता हूं कि गोल्ड की ब्यूटी ही उसके रेट है। अगर उसके रेट एप्रिसिएशन अगर नहीं मिलते तो उसके तरफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता था। तो ये उसकी अपने आप में एक ब्यूटी है। और रेट अभी आपको पता होगा 2024 में भी आपने कई बार इंटरव्यू में कवर किया, हमने पहले ही कहा था कि 2025 सोना एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। और जिस तरीके से पिछले साल 25 से 28% के बीच में गोल्ड ने रिटर्न दिया है, इस वजह से इस बार भी सभी को यही लग रहा है कि रिटर्न उतना ही मिलेगा। उसके पीछे 5 रीजन है मेनली। पहला रीजन तो यह है कि फेडरल बैंक के रेट कट की अपेक्षा अभी भी है। पावेल ने बिल्कुल ये इंडिकेशन दिया है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार रेट कट की संभावना बन रही है। साथ ही साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का आपने नाम लिया, तो उसमें इन्फ्लेशन हेजिंग का जो एक रिपोर्ट उनका आया हुआ है, 1971 से लेके तो अभी तक के जो गोल्ड ने रिटर्न दिया वो एवरेज 8 to 9% दिया है। अगर मैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में इसको देखता हूं तो इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में होता है 2 से 5%। तो दूसरा कारण ये बनता है, इस वजह से लोग एज अ सेफ हेवन करके गोल्ड के तरफ अट्रैक्ट होते हैं और खरीदते भी है। तीसरा एक और कारण होता है ग्लोबल इकोनॉमिकल जो अनसर्टनसी है। अभी आप देखे होंगे जिस तरीके से टैरिफ लगे, उस वजह से कहीं ना कहीं ये एक अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, या एक तरह से ट्रेड वॉर चल गया है पूरे वर्ल्ड में एक तरह से, और ये भी धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो ये भी एक थोड़ा सा इंपैक्ट कर रहा है। डॉलर इंडेक्स कमजोरी ये उसमें इंपैक्ट कर रहा है, और सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो भी एक इंपैक्ट कर रही है। एक लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट है, कुछ 1000 से 1100 टन के आसपास का सेंट्रल बैंक ने बाइंग किया है। नॉर्मली इंडिया में जो इंपोर्ट होता है वो जो आप बोल रहे थे कि अभी थोड़ा सी मांग कमजोर है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। मैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक प्रोग्राम में गया था, उन्हीं का ये फिगर है कि 2024 में 802 टन का इंपोर्ट हुआ है। अगर मैं इसको 2023 के इंपोर्ट से कंपेयर करता हूं तो वो 741 के अगेंस्ट में 802, तो अपने आप में वो एक बड़ा फिगर होता है। तो ये सब कारण एक साथ जब आते हैं तो गोल्ड को इंपैक्ट करता है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि गोल्ड 1 लाख रुपए भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इतना जिस तरीके से गोल्ड बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है 2025 शायद 1 लाख रुपए न दिख जाए गोल्ड। ऑल राइट राजेश जी, ऑफ कोर्स रिटर्न्स एक बड़ी चीज़ है, लोगों का भरोसा यहाँ पर आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि जो सोना उन्होंने इतने सालों में लिया है उसका रिटर्न उन्हें देखने को मिला है। लेकिन इन करंट लेवल्स पे और जितनी तेज़ी से हमने सोने के प्राइसेस यहाँ पर आते हुए देखे हैं, थोड़ी क्या हिचकिचाहट है एक तबके में यहाँ पर कि क्या यहाँ से करेक्शन होगी, क्या यहाँ खरीदना चाहिए कि और भी तेज़ी तो नहीं आ जाएगी, मैं मिस तो नहीं कर दूंगा या कर दूंगी यहाँ से सोना खरीदना? असमंजस है यहाँ पर ऑन ग्राउंड? एक ही कहना रहेगा इसमें कि थोड़ा सा कस्टमर जब एकदम से बढ़ते हैं तो थोड़ा रुक जाता है, लेकिन जब कभी भी कोई भी करेक्शन आता है तो हमने देखा है कि करेक्शन में उल्टी कस्टमर थोड़ा रुक जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि और नीचे आएगा, लेकिन वो सही कर नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मेरा मतलब आपके माध्यम से सभी को यही कहना रहेगा कि डोंट वेट फॉर अ बिगर। अगर 100 ग्राम खरीदना है तो 50 ग्राम अभी खरीदिए, 50 ग्राम एक हफ्ते बाद खरीदिए, 1 महीने बाद खरीदिए, उसको 2 पार्ट में कर लीजिए। बट अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सोने का भाव बहुत ज्यादा नीचे आएगा, बिल्कुल संभावना नहीं है। और जिस तरीके से पिछले 15 दिन में 500 और 1000 रुपए का जो रैली आई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में $3000 क्रॉस कर सकता है, ऐसा सोना अपनी एक लाइन बना चुका है।
जी हाँ, एब्सोल्युटली। आप चाहे बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट देखें, गोल्डमैन सैक्स हो या सिटी हो या यूबीएस हो, सभी का ये मानना है कि $3,000 पर आउंस हम फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में ही यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, शादियों का सीजन है, सोने के भावों में तेजी है, और जैसे राजेश जी हमें कह रहे हैं कि हाँ, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन जरूर है कि गोल्ड के प्राइसेस में यहाँ से आगे क्या होगा, लेकिन क्योंकि शादियों का सीजन है तो क्या अभी भी खरीदारी इन स्तरों पर है? गौरव, आप म्यूट पर हैं। या जी देखिए, शादियों का सीजन तो है ही है और कस्टमर्स तो काफी अच्छे जोर के साथ में ज्वेलरी बाइंग करने में लगे हुए हैं। सो देयर इज नो स्टॉपेज टू दैट। प्राइसिंग कुछ भी जा रहा है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज जिसके घर में वेडिंग है उसको तो खरीदना ही है। उसके लिए तो प्राइस इररिलेवेंट है, उनको तो खरीदना ही पड़ेगा। दे डोंट हैव अ चॉइस, दे कांट इवन वेट। और आने वाले दिनों में जिन लोगों की शादियां, बिकॉज हम यहाँ से देख रहे हैं अभी सीजन तो आगे और चलना है, सो अभी तो अप्रैल तक ऑलमोस्ट शादियां ही रहेंगी। सो अभी सिर्फ थोड़ा सा बीच में ग्लीन पीरियड आता है अराउंड 15-20 डेज का, मार्च के महीने में। उसके बाद तो दोबारा से सीजन फिर से खुल जाना है। देन वी हैव फॉलोइंग थ्रू अक्षय तृतीया भी आ जाएगा अप्रैल में, 30 अप्रैल को इनफैक्ट। सो उससे पहले ज्वेलर्स की भी डिमांड रहेगी और सारी चीजों की डिमांड। और मोर ओवर एक और ट्रेंड व्हाट आई हैव सीन पर्सनली इज कि अभी एग्जीबिशंस इतनी सारी होने लगी इंडिया के अंदर, हर महीने ऑलमोस्ट एक एग्जीबिशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो होलसेलर्स हैं जो एग्जिबिट करते हैं ज्वेलरी, उनको भी अपना स्टॉक को अप्रेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड काफी अच्छी रहती है। एंड ओवरऑल इफ यू सी द ट्रेंड इज ऑलरेडी मूविंग अप। मतलब पिछले एक साल के अंदर इफ आई सी गोल्ड ज्वेलरी के अंदर तो काफी अच्छा जंप आया है, प्राइसेस में भी और डिमांड में भी, दोनों चीजों में। सो विच इज वेरी बेनिफिशियल। और जब जब ट्रेंड अपवर्ड रहता है, कस्टमर वैसे ही और ज्यादा इंक्लिनेशन रहता है, बिकॉज जो चीज ऊपर जा रही होती है उसको लोग ज्यादा देखना चाहते हैं। सो आई थिंक इट इज अ गुड रैली। और अल्टीमेटली कुछ भी होगा, प्राइसिंग ऐसा कोई नीचे आता तो दिखता नहीं है मेरे को तो पर्सनली। आई पर्सनली सी इट कैन टच लाइक एटलीस्ट $3,000 कुछ कभी भी आ जाएगा। हो सकता है अभी आए, हो सकता है साल के एंड में आए, कब आएगा ये कहना तो वी कांट टाइम द मार्केट, बट अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू सी द हायर प्राइसेस एज वेल, दैट which is like going to drive it. No one can stop. राजीव, आपकी क्या सेंस है? हम एक ज्वेलरी इंडस्ट्री का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग रनअप यहाँ पर मार्केट्स में आया है, क्या कस्टमर्स थोड़े से साइडलाइन हो गए हैं, या फिर जैसे ओवरऑल पैनल का व्यू है कि बढ़ती मार्केट में और भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं? ये सब कुछ मनीषा, कंज्यूमर्स थोड़े पॉज में हो जाते हैं जब सडन राइज होती है, बट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दे अंडरस्टैंड कि ये कंसिस्टेंट प्राइसिंग है और इससे नीचे आ नहीं पाएगी, तो दे हैव टू क्लोज इन देयर रिक्वायरमेंट्स। एंड जैसे कहा कि अभी वेडिंग सीजन है, पोस्टपोनमेंट तो पॉसिबल नहीं होती है। ऑफ कोर्स बजट में हेरफेर हो जाती है, दैट्स अ नेचुरल फिनोमेना, बट परचेज डजंट स्टॉप, दैट्स द होल आइडिया एंड ऑफ द डे। So you can always graduate your purchase, but ये होनी है basically. राजीव, मेरा सेकंड क्वेश्चन वही है, जैसे सबने कहा कि बजट के हिसाब से अब लोग यहाँ पर खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि सोने के प्राइसेस पिछले 12 महीने में करीबन 40% तक बढ़े हैं, जो कि एक बहुत बड़ा उछाल है यहाँ पर। दूसरी चीज़, जो दूसरा ट्रेंड हम यहाँ पर मार्केट्स में देखते हैं वो ये कि शायद लोगों ने कैरेटेजेस यहाँ पर लो कर दी हैं। जो 22 कैरेट ले रहे थे, क्या वो अब 20 और 18 की तरफ झुकने लगे हैं राजीव? Urban, at least in Bombay, where we dominate as business, 22 कैरेट काफी स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल में, स्पेशली फॉर ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी। जो डायमंड ज्वेलरी है वहां पे 14 and 18 चलती है। देयर आर सर्टेन ट्रेंडी प्रोडक्ट्स व्हिच आर देयर, व्हिच आर ऑफ इंटरनेशनल इंस्पिरेशन, वो 18 कैरेट में हो सकती है, बिकॉज वहां रोज गोल्ड या व्हाइट गोल्ड कॉम्बिनेशन में चलती है। सो दिस इज द ट्रेंड, बट नॉट ऑनेस्टली फॉर द कॉन्शियसनेस ऑफ प्राइस। यहाँ पे प्राइस डोमिनेट नहीं करती है चॉइस ऑफ द प्योरिटी, इट इज बेसिकली द कल्चर ऑफ द प्रोडक्ट जहाँ से वो डोमिनेशन आती है बेसिकली। राजेश जी, कई बार ऐसा ट्रेंड्स में देखने को मिलता है, जैसे राजीव हमें कह भी रहे हैं कि जिन लोगों को सोना खरीदना है दे वुड रादर बाय 22 कैरेट। ट्रेंडी ज्वेलरी है, स्टडेड ज्वेलरी है, तो ऑफ कोर्स कैरेटेज यानी कि नीचे चली जाती है यहाँ पर। आप कैसे देखते हैं, क्या लोगों ने यहाँ पर स्टडेड की तरफ जाना शुरू किया है, या फिर जिस तरह से गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं सॉलिड गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पर बेहतर काम कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, क्लाइंट सभी प्रकार के होते हैं। कुछ सॉलिड में तो अभी पहले के मुकाबले अगर मैं देखता हूं तो फैशन ज्वेलरी, डिजाइनर ज्वेलरी, ये ज्यादा पसंद की जा रही है।
और हमारे पूरे भारत में हर 50 किलोमीटर पे ट्रेंड चेंज होता है, हर 50-100 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है, ट्रेडिशन चेंज होता है। तो इस वजह से वहाँ के डिजाइन और वहाँ की जो चलन है वो भी चेंज हो जाती है। इस वजह से हर तबके के लिए कस्टमर है और ग्राहक भी अभी जिस तरीके से आ रहे हैं वो किसी भी हालत में खरीद लेना चाहते हैं, क्योंकि बाद में उनको लगता है कि अगर मैंने आज नहीं खरीदा तो मुझे शायद 1 लाख के आगे जाके रेट देना पड़ेगा। और जिस तरीके की शादियां है, जैसे कि राजीव ने अभी कहा है, वो उसको टाल नहीं सकते, तो उल्टा टालने के जगह वो अगर किसी की साल 1.5 साल बाद भी शादी है तो वो भी खरीदारी अभी ही करके रखना चाहते हैं कि वो एटलीस्ट वो एक फिक्स जो ज्वेलरी है वो खरीद ले, रहा ना देखे। और आपने जो वेल अगले हफ्ते वैलेंटाइंस है और राहुल ऐसी बहुत सारी फीडबैक हमें ट्विटर और सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही थी कि सोना बहुत महंगा हो गया, अब तो चांदी खरीद के कुछ गिफ्टिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो क्या आपने वो डिमांड शिफ्ट होते हुए देखी है? हैविंग सेड दैट, चांदी के खुद के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जी, चांदी की ज्वेलरी की काफी स्ट्रांग डिमांड चल रही है और ये डिमांड ये साल में नहीं देखा जाए कि लास्ट 4-5 साल से ईयर ऑन ईयर अपना मोर देन 100% ग्रोथ दिख रही है सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड में। और जैसे जैसे सोने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चांदी ज्वेलरी की डिमांड और भी ज्यादा तेजी में बढ़ रही है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा है। पर टिकट वैल्यूज वाइज सिल्वर की ज्वेलरी की वैल्यू बहुत कम है और वो रेगुलरली चेंज कर सकते हैं। तो उनका एक एडवांटेज सिल्वर ज्वेलरी में कि आज पहन लो, बाद में वापस चेंज कर लो। और जो इस टाइप के डिजाइन चांदी की ज्वेलरी में जो डिजाइन अवेलेबल है मार्केट में, वो एज गुड एज गोल्ड ज्वेलरी है। तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन हो गया लोगों के लिए कि सोने जैसी ज्वेलरी दिख रही है मगर चांदी में ले ली, पहन ली, यूज कर ली और वापस चेंज कर ली। ऑलराइट, तो लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, उनको आप कैसे ल्योर करते हैं, उन्हें क्या दिखाते हैं, क्या देते हैं, उसके ऊपर ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। पर इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो एक और चर्चा करेंगे जिसकी मार्केट में बहुत बज़ है, वो है मेकिंग चार्जेस को लेकर कि आज सोने का प्राइस इतना बढ़ गया और साथ में मेकिंग चार्जेस भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इसका क्या तालमेल है, बताएंगे आपको। सोने और चांदी के प्राइसेस तो ऊपर चढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ मेकिंग चार्जेस भी ऊपर जा रहे हैं और ये एक और चीज़ है जहां पर बाजार में बहुत सारी चर्चाएं हैं। राजेश जी, आपको पहले, और हम जानते हैं एक सर्टन फिक्स्ड मेकिंग चार्जेस होता है या फिर एक परसेंटेज मूविंग मेकिंग चार्जेस होता है, किस तरह से ये बढ़ रहे हैं, किस तरह से कंज्यूमर इसको भी देख रहा है और क्या एक्सेप्टेबिलिटी है यहाँ पर मेकिंग चार्जेस के बढ़ने की? देखिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो मेकिंग चार्जेस है वो सब परसेंटेज पे आ गए हैं। पहले होता था कि फिक्स मेकिंग चार्जेस होती थे, बट कैसा हो गया, जैसे जैसे गोल्ड के रेट बढ़ते गए हैं वैसे वैसे काम जब हम कोई ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें लॉसेस भी वैसे बढ़ते हैं, क्योंकि जब कोई ज्वेलरी बनती है तो कम से कम 5 से 6 आर्टिजन के हाथ से होके ज्वेलरी बनती है। तो हर बार कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होता है, कई बार उसमें घट आती है जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग लॉस कहते हैं। तो ये सब चीजें परसेंटेज वाइज ही होती है और जो कारागिर भी जब काम करता है वो भी परसेंटेज पे हो गया। तो इस वजह से अभी मार्केट 90% से ज्यादा पूरे परसेंटेज पे शिफ्ट हो चुका है। और रही बात मेकिंग चार्जेस को लेके, तो मेकिंग चार्जेस आर वेरी रीजनेबल इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री, क्योंकि इसके मेकिंग चार्जेस अगर मैं एवरेज देखता हूं तो 13% से मैक्स टू मैक्स 25% होता है, जिसमें बहुत ही एंटिक ज्वेलरी हो या और भी कोई ज्वेलरी है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि मेकिंग चार्जेस इस इंडस्ट्री के लिए कभी मसला रहा है। ग्राहकों ने बिल्कुल, डिजाइन अगर अच्छी है तो उन्होंने उसका दाम दिए है। गौरव जी, हम कई बार देखते हैं कि जब बेचने की बात आती है तो सबसे पहला डिस्काउंट जो आता है वो है ऑफ 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। फिर ये कहां से आता है? देखिए, उसमें ऐसा नहीं होता है, अप टू द 50% ज्यादातर होता है। आप देखेंगे एडवर्टाइज में अप टू जो लिखा रहता है थोड़ा छोटा लिखा रहता है, और उसमें भी ऐसा है कि कई बार ऐसा इन्वेंट्री किसी के पास पड़ी है, रखी है, जो नॉन मूविंग अगर कुछ किसी का रह गया है तो वो इसमें भी क्लियर कर देते हैं। क्योंकि देखिए 50% फ्लैट देना इट इज नॉट इजी, क्योंकि उतना अगर रेट में अगर इतना माइनस कर देंगे तो शायद व्यापार करना कठिन हो जाएगा। एब्सोल्युटली। गौरव जी, आपका क्या सेंस है? ये तो महाराष्ट्र की बात राजेश जी कह रहे हैं, दिल्ली में क्या सीन है जब हम मेकिंग चार्जेस देखते हैं? देखिए, दिल्ली में ट्रेंड तो अभी काफी डिफरेंट ही चल रहा है। इनफैक्ट ज्यादातर स्टोर्स, इनफैक्ट हम लोग खुद भी वी आर सेलिंग फ्लैट एट मेकिंग विच इज 8.9%। आप कोई भी आर्टिकल लेते हैं, चाहे आप टेम्पल ज्वेलरी लें, चाहे आप ऑर्डिनरी प्लेन कास्टिंग लें, सो एवरीथिंग ऑन द सेम प्राइस। सो देखिए, गोल्ड का प्राइसेस अप डाउन होता है, तो जब से परसेंटेज कराए थोड़ा सा इजी हो जाता है कस्टमर के लिए भी समझने के लिए। बिकॉज अगर आप फ्लैट रुपी वैल्यू में, हम लोग भी कुछ आज से आई वुड से 15 से 18 साल पहले बेचते थे, फिर उसमें क्या होता है, जब भी गोल्ड का प्राइस अप होता है 1000-2000 रुपए, तो आपको फिर कस्टमर को नेक्स्ट टाइम दोबारा नया प्राइस बताना पड़ता है। तो अगर परसेंटेज में होता है तो आपको उसको कुछ बताने की जरूरत है नहीं, प्राइस में चेंज। सो आप सिर्फ परसेंटेज बता रहे हैं, गोल्ड का प्राइस जैसे अब जाता है
आपका मेकिंग ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाता है, विच इज ईजियर। सेकेंडली, आज की डेट में इनफैक्ट आई वुड से दिल्ली के अंदर तो प्राइस वॉर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आई डोंट नो, देयर सर्टेन पीपल, वो मतलब कोई ज्यादा कम पे बेचना चाहता है, और ये भी हो सकता है, मेरे को तो देखने में ऐसा लगता है, बिकॉज आई वर्क एज अ jewelry retail coach as well. I help other jewelers how to take their business to the next level, कैसे profitability बढ़ाएं, customer experience कैसे अच्छा करें। इनफैक्ट अभी मेरा एक प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें भी ऑलमोस्ट वी हैव अराउंड 12-15 ज्वेलर्स ऑन बोर्ड, और बाकी इंडस्ट्रीज के भी हैं। बट अल्टीमेटली लोगों को, मैंने तो ये देखा है जितने लोगों के साथ भी कोचिंग करता हूँ, लोग अपनी ना बैलेंस शीट ही नहीं बनाते। जब वो काम, तो कोई भी बिजनेस में आता है प्रॉफिट करने के लिए आता है, लेकिन अगर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं बनाएंगे तो द होल आइडिया ऑफ गेटिंग इन द बिजनेस इज टोटली लॉस्ट। सो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली सस्ते में या फिर बिना मेकिंग चार्जेस के नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप आगे जाकर। राजीव, एक तो होती है ज्वेलरी जो सिंपल है, जिसमें 8-10% मेकिंग चार्जेस जैसे कि बात की जा रही है, 15% तक भी मेकिंग चार्जेस हैं। एंड देन देयर ऑफ कोर्स इज ज्वेलरी जो हैंडमेड है, जो सिग्नेचर लाइन है, लिमिटेड ज्वेलरी है, या फिर ऐसे डिज़ाइन हैं जो वापस से रिक्रिएट नहीं किए जाते। वहाँ पर किस तरह के मेकिंग चार्जेस हैं? बेसिकली वहाँ मेकिंग के तौर पे अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। डिजाइनिंग की कॉस्ट होती है, मॉडल मेकिंग कॉस्ट होती है, 3D प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, फिर जाके बेसिक कास्टिंग की जो कॉस्ट होती है उसे हम लेबर में गिना जाता है बेसिकली। सो दे आर डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द एंटायर लेबर कॉम्पोजिशन। तो वो हिसाब से आपकी लेबर 25 to 50% भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑफ लेबर इज एक्चुअली इनकर्ड इन दैट पीस एंड हाउ मेनी मैन आवर्स आर पुट इन, स्किल्ड वाइज एंड अनस्किल्ड वाइज बोथ। तो ये टोटल कॉम्पोजिशन की जाती है सिग्नेचर लाइंस में बेसिकली। बट ये जो बात चली थी नो मेकिंग चार्ज एंड नो मेकिंग चार्जेस में, इसमें क्या होता है, माइंडसेट क्रिएट हो रहा है कंज्यूमर में, वेयर देयर इज समथिंग अवेलेबल विदाउट मेकिंग चार्ज आल्सो, व्हिच इज अनरियल। Anyways, we all understand that this is a wrong communication, and there is a margin elsewhere which has been moved on, and that is where what has been implicated, because consumers are knowledgeable to understand only the labor part of it, not the pricing. So ये एक wrong communication है, which should be corrected even otherwise. And also because when we see India as a labor centric country, अगर हम कारीगर की जो कारीगरी है उसको जीरो कर देंगे, तो then it's a wrong message passed across to the consumer by itself, कि उनकी जो enhancement होनी चाहिए कारीगर की या encouragement होनी चाहिए, वो हम पहले से जीरो बता रहे हैं, just because as traders we know there's a margin elsewhere. So ये एक correction of communication बहुत जरूरी है otherwise also. वेल एब्सोल्युटली राजीव, आपकी बात बिल्कुल सही है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग चार्जेस नहीं देना और कितना ऊपर नीचे है, अगर कंज्यूमर को ये बताया जाए कि उसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है, कितने लोग उसके पीछे हैं और किस तरह से वो बनाई गई है चीज़, स्पेशली जब हम कस्टम मेड ज्वेलरी बनवाते हैं या स्पेशल डिज़ाइन की ज्वेलरी बनवाते हैं, तो कुछ लोग पीछे बना रहे हैं उसे, तो वो लेबर कॉस्ट ऑफ कोर्स वहाँ पर लगेगी। लेकिन चांदी पे आते हैं राहुल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चांदी में तो मैंने कई बार ये भी देखा है कि जितनी चांदी की कॉस्ट है उससे ज़्यादा कई बार लेबर लगी होती है। तो आई अंडरस्टैंड कि चांदी मेटल भी वैसा है, लेकिन इससे आप कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे? से चांदी में आप जो बता रहे हो, जितनी चांदी की वैल्यू उतनी लेबर, वो एक 1% ऑफ द मार्केट है। और चांदी की इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा चीज की जरूरत है वो चांदी में हॉलमार्किंग, मैंडेटरी हॉलमार्किंग करना बहुत जरूरी है, ताकि जो ग्राहक चांदी का सामान ले रहा है उसको क्वालिटी एश्योर्ड होए। सी वैल्यू एडिशन आज के रेट में पूरी इंडस्ट्री में चांदी में इतनी कोई ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है जिससे किसी को लेने में दिक्कत आ रही है। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि जो ग्राहक सामान ले रहा है वो सही क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। उसको बोला जा रहा है 9 to 5 का, मगर देखते तो कभी 75 का आता है, कभी 80 का आता है। तो वो चीज की क्वालिटी एश्योर करना बहुत जरूरी है। बाकी बेकिंग चार्जेस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, चांदी एक हैंडमेड प्रोडक्ट है, तो कारीगरी हाथ से बनाता है, तो उसमें कारीगरी भी लगती है, टाइम भी जाता है, और मार्केट को अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना है कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो वैल्यू एडिशन भी करना जरूरी है। क्योंकि अगर वैल्यू एडिशन, अगर दुकानदार नहीं कमाएगा तो वो होलसेलर को कैसे ज्यादा ले मेकिंग देगा, और होलसेलर को मेकिंग नहीं मिलेगी तो कारीगर को नहीं मिलेगी। तो ये पूरी चैनल है, पूरी इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए हर चैनल में लोगों को पैसा बनाना जरूरी है, एक रीजनेबल पैसा बनाना जरूरी है। मगर ग्राहक के एंड में जो एंड कंज्यूमर है उसको क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो जिसके लिए चांदी की हॉलमार्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है, चांदी का सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट है सिल्वर ज्वेलरी के लिए और आर्टिफैक्ट्स के लिए। और वो इतने बड़े मार्केट के अंदर हॉलमार्किंग नहीं है, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है।
वो एब्सोल्युटली अग्री, और ये आशा यही की जा रही थी कि शायद इस बजट में कुछ अनाउंस हो, लेकिन समझा ये जाता है कि अभी भी तैयारी चल रही है BIS की तरफ से कि कितने हॉल मार्किंग सेंटर्स हैं, किस तरह से किया जाए, क्या इसकी फीजिबिलिटी है, तो उस पर फिलहाल यहाँ पर काम चल रहा है। बट ऑफकोर्स बहुत बड़ी मार्केट है और उसके ऊपर काम किया ही जाना चाहिए। लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया ये समझाने के लिए कि लेबर चार्जेस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उसमें कटौती कर रहे हैं तो क्लियरली आप कहीं आप दुकानदार को कहीं और कमाने दे रहे हैं, और क्लियरली पीछे लेबर इंटेंसिव है, हैंडमेड ज्वेलरी है, मशीन में भी अगर है तो उसमें भी इन्वेस्ट किया गया है, तो क्लियरली एक चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, राहुल जी, गौरव एंड राजीव आपका भी साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए, कंज्यूमर्स को अवगत कराने के लिए, और ऑफकोर्स आपका समय जो आपने हमारे साथ यहाँ पर स्पेंड किया उसके लिए भी शुक्रिया। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, एक ब्रेक का समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।